तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चंस भर भर के छापे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का नियम क्या कहता है, किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करोगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर पे आ जाते हैं पहले। तो चैप्टर नंबर सबसे पहले देखते कौन सा है, क्या कहता है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या कहती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं विस्तृत में पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो भैया ये आपके सामने पाठ है रासायनिक बलगतिकी। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है। कौन सी हेडिंग आप लोग डालोगे, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स, तो रासायनिक बलगतिकी क्या कहती है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे पेन और कॉपी का यूज़ करके लिखिए। ठीक है, तो क्या कहती है, रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, उनको प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। बस यही इसकी परिभाषा होती है रासायनिक बलगतिकी की। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भैया कौन सी हेडिंग डालोगे अब, तो हेडिंग आपको डाल लेनी है, कौन सी हेडिंग डालोगे, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो वेग के आधार पर भैया अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं 3 प्रकार की। तो सबसे पहली हेडिंग जो है आपको डालनी है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी कोई अभिक्रिया आप लेंगे जिसको पूरा होने में पलक झपकते ही सेकंडों से भी कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये लाइन ध्यान देने योग्य है। तो तुमसे पूछा जाएगा निम्न में से किस अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये तीव्र अभिक्रिया है जिसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक अभिक्रियाएं जो कि इस तरीके से दी गई है, आप लोग इसको कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं। अगली 2 नंबर पे आती है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों को पता होना चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कुछ महीने व वर्षों का भी समय अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती, लग जाता है, अर्थात कोई परिवर्तन बहुत समय हो जाता है, महीने गुजर जाते, सालों गुजर जाते, देखने को नहीं मिलता है, तो अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। उदाहरण देखते हैं लोहे पर जंग लगना। जैसे हम लोग लोहा जो होता है ना खुले में डाल देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है काफ़ी समय लग जाता है, तब हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि लोहे में कहीं जंग भी लगी है। तो अगली अभिक्रिया आती है मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया को हिंदी में स्लो रिएक्शन कहा जाता है। तो आपको हेडिंग कौन सी डालनी पड़ेगी, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया क्या होती है, इसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है। कब, मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आणविक अभिक्रिया, इसका एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। इस अध्याय में पूर्ण रूप से मंद अभिक्रिया का ही अध्ययन किया जाता है। तो तुमसे प्रश्न किस प्रकार से आता है, कैसे क्वेश्चंस को पूछता है, कहेगा निम्न में से किस अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो क्या आंसर दोगे आप, तो आंसर दोगे मंद अभिक्रिया।
अब आगे आपको अगली जो कि इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, हेडिंग डाल लेनी है। उस हेडिंग का नाम है अभिक्रिया की दर या वेग। तो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, आपको हेडिंग डालनी है और इसके अंतर्गत अब हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी हेडिंग डाल लेनी है? अभिक्रिया की दर या वेग। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर या वेग का सूत्र क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और अपॉन में आता है परिवर्तन में लगा समय। आगे लिखेंगे इसको स्मॉल लेटर आर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर आर से प्रदर्शित किया जाता है। क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल लेटर आर, जो लिखा दिख रहा है आर, इसको आर, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा सी आप लोगों को दिख रहा है, दे रखा है, इसका मतलब है सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी दिख रहा है, इसका मतलब होता है समय में परिवर्तन। और आप इसका मात्रक जो होता है ना, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। आपसे कहीं भी डेल्टा दिखाई पड़ जाता है तो डेल्टा का मतलब होता है अंतर। डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेल्टा का मतलब होता है अंतर। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखने वाले हैं औसत दर या वेग। तो औसत दर या वेग को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। औसत को हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज रेट, रेट माने दर। तो आर मतलब अभिकारक, एवरेज, तो इसे आर ए बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हेडिंग कौन सी आप लोग डालने वाले हो? हेडिंग डालोगे औसत दर या वेग। तो कौन सी हेडिंग पड़ेगी? औसत दर या वेग। तो क्या है? औसत दर या वेग हेडिंग है। तो इसके अंतर्गत लिखोगे किसी निश्चित समय अंतराल जैसे डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, जिसे डेल्टा टी से दर्शाते हैं, कि दर को अभिकारक का औसत दर या वेग कहते हैं। क्या लिखते हैं? फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। आप नई लाइन से लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे? इसे आर ए वी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आर ए बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? आर ए बी एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है। जब हमें अभिकारक के लिए देखना हो तो निकल के आता है आर एवरेज अभिकारक के लिए, डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। वहीं उत्पाद के लिए आर डेल्टा पी, तो इसमें लिखेंगे P2 माइनस P1। तो इस तरीके से अभिकारक के लिए आर एवरेज का सूत्र ये हो जाता है, और उत्पाद के लिए इस प्रकार से हमारे सामने जो सूत्र है निकल के आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है? इन सूत्र को, इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी पे एक एक बात, एक एक चीज़ नोट करते जाइए, ताकि आप भूलेंगे नहीं और आगे चीज़ें ये काम आएंगी। तो सबसे पहले इतनी चीज़ें हमने सीखी हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। तो कहता है अभिक्रिया की दर का स्थिरांक क्या है? ये 2009, 12, 17 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका उत्तर जो है ना, इस प्रकार से, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक या आणविक सांद्रता C को उस समय अभिक्रिया का वेग
सांद्रता c के समानुपाती होता है। ठीक है, यही वेग स्थिरांक होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है वेग नियम और क्वेश्चन कहता है वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर समझाइए। अंतर क्या होता है भाई? तो अंतर बताना है। तो क्या करोगे? उत्तर लिखोगे। वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उन सांद्र पदार्थों पर निर्भर करता है जिन पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है प्रयोगों द्वारा ज्ञात, जबकि द्रव्यमान अनुपाती क्रिया, द्रव्यमान जो होता है ना, अनुपाती क्रिया नियम संतुलित रासायनिक समीकरण को स्टोइकियोमेट्री पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी सामान्य अभिक्रिया जैसे कि A+B उत्पाद के लिए वेग नियम के अनुसार जो होता है ना, वेग नियम का इस तरीके से सूत्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी है, वेग नियम को परिभाषित करता है। वेग नियम को परिभाषित कीजिए तो क्या लिखा जाएगा? वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। यदि एक सामान्य अभिक्रिया A+B और मिलकर उत्पाद बना रही है तो इसका वेग नियम कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही कहता है अभिक्रिया का वेग क्या है, तो अभिक्रिया के वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? तो इसका आंसर भैया आता है वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यदि सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी है में अभिकारक डी के उत्पाद में परिवर्तित होते हो तो अभिक्रिया का वेग इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यही इसका सूत्र फाइनली बन जाता है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो और क्लास आपको पसंद आई है, और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय। लव यू सभी को।